नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट किया है और उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास का। और भारतीय इतिहास में हमने जो स्टार्ट किया है, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल को, सैंधव सभ्यता और संस्कृत को, वैदिक काल को, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म को अध्ययन कर चुके हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा था उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यूनानी आक्रमण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मौर्य और मौर्योत्तर काल को अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है गुप्त और गुप्तोत्तर युग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इन जो टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तमाम आपके यूपी पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस, आपका फिर से एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का ये सीरीज है। अगर जो इन क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो इनसे क्या होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उससे आप अवगत हो जाओगे कि ये कैसे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई क्वेश्चन तो इसमें से रिपीट भी हो जाते हैं, या इसमें जो फैक्चुअल पॉइंट हैं वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा गुप्त और गुप्तोत्तर युग से, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुप्त वंश ने उसके बाद आपका है अवधि में शासन किया था। ए ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी। उसके बाद बी ऑप्शन है 319 से 324 ईस्वी। सी ऑप्शन है आपका 325 से 375 ईस्वी। और डी ऑप्शन है जो 566 से 597 ईस्वी, है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि 319 से 500 ईस्वी में गुप्त वंश का शासन चला। एक्चुअली में जो गुप्त वंश का शासन स्टार्ट हुआ था वो 275 ईस्वी से और चला कब तक था, 550 ईस्वी तक चला था। और इस वंश की जो स्थापना हुई थी वो 275 ईस्वी में ही हो गई थी। और इसको जो स्थापना किया था वो थे महाराज श्रीगुप्त, है ना। पर हुआ ये कि जो गुप्त वंश का शक्तिशाली जो राजा थे वो हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और जिनका जो कार्यकाल है वो 319 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस वजह से इस सूची में 275 ईस्वी न होने की वजह से 319 ही हम टिक मारेंगे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरा है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, है ना। ए ऑप्शन है पुष्पमित्र शुंग, बी ऑप्शन है आपका प्रवरसेन प्रथम, और सी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें जो ऑप्शन है बी वो आपका सही हो जाएगा कि प्रवरसेन प्रथम ने आपका 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। और इस 4 जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। तो इस वंश का जो शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि जो साहित्य में थी, है ना। और उन्होंने क्या किया था, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और सी ऑप्शन है आपका अशोक महान, और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसमें जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनका नाम देवगुप्त भी पड़ा था, है ना। और इसका जो प्रमाण है सांची और वाक्टक अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी है श्रीगुप्त।
तो जो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए है ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। 8वें नंबर का क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है महापद्मानंद, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी आपका ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो ये है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, वो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके जो फैक्चुअल पॉइंट है वो देख लेते हैं कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी है, ये शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है ना, जिसे इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जा गया है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो इसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन और वो है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है ना। तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन है दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रमाण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में। तो ए ऑप्शन है अशोक, बी है चंद्र, सी है हर्ष और डी है अनंगपाल। तो इसमें जो बी ऑप्शन है चंद्र उसके बारे में है कुब्बत उल इस्लाम, है ना, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 12 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ए ऑप्शन है मौर्य, बी है कुषाण और सी है गुप्त और डी ऑप्शन है शुंग। तो इसमें जो गुप्त था वंश वो हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त के शासनकाल में और डी है आपका बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो जो स्कंदगुप्त हैं उनके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था, है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था थे। ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है रामगुप्त। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हूणों पर विजय स्कंदगुप्त ने पाया था, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन और 16 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, है ना, ये हमें बताना है। तो भीतरी स्तंभ उल्लेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्पमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में यानी 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन ये है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथन
में से कौन सा एक नहीं था, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है हुडों का आक्रमण, बी आपका प्रशासन का सामंतीय ढांचा, और सी ऑप्शन है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, और डी ऑप्शन है अरब का आक्रमण। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपका कारण नहीं है गुप्तों को पतन का, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर का क्वेश्चन है शक विजेता किसे किसे जाना जाता है ना। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको शक विजेता के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, और 20 नंबर का क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी आपका है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्का जारी किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन है ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है अफ्रीकी व्यापार पर, बी है आपका ऑप्शन पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पे, और सी ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे, और डी ऑप्शन है आपका मध्य पूर्वी व्यापार पे। तो जब आपका तीसरी शताब्दी में हुणों का आक्रमण हुआ तो रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। उस समय भारतीय व्यापारी किस पे निर्भर हुए थे, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापारी पर निर्भर हो गए थे। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें ताम्रलिपि है उससे संचालित होता था, है ना। जो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार तथा एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिगरच यानी भड़ौच था जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री यात्रा की जाती थी। तो इन दोनों बंदरगाह को हमें याद रखना है कि ताम्रलिपि जो था वो आपका बंगाल की खाड़ी में था, है ना, जहाँ से उत्तर की हम व्यापार करते थे, और ब्रिगरच है जहाँ हम लोग क्या करते थे, पश्चिम की ओर व्यापार करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, और 23 नंबर का क्वेश्चन है भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं, वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका प्राचीन काल तथा मध्यकाल में जो भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बी आपका ऑप्शन है इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, ये भी ऑप्शन गलत है। सी आपका ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। तो सी ऑप्शन आपका सही है ना। तो डी कह रहे इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन जो है वो है आपका, पहला कथन दिया हुआ है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था। तो पहला पंजीकृत होता था और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसकी प्रमुख होता था, है ना। तो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है वो है श्रेणी ही वेतन काम के नियमों
मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, तो दूसरा आपका ऑप्शन सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है श्रेणी को अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए ऑप्शन है वस्त्र उत्पादन, बी है ऑप्शन है आपका बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी आपका ऑप्शन है हस्तशिल्प और डी ऑप्शन है अफीम की खेती। तो गुप्त काल में आपके बंगाल, गुजरात और दक्कन और तमिल में जो केंद्र सबसे संबंधित थे वो थे वस्त्र उत्पादन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन, और 26 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ए ऑप्शन है भरूच, बी आपका कल्याण, सी आपका ऑप्शन है खंबात और डी ऑप्शन है ताम्रलिप्ति। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि ताम्रलिप्ति गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है सौमिल, बी है शूद्रक और सी ऑप्शन है शौनक और डी ऑप्शन है सुश्रुत। तो सुश्रुत हैं वो गुप्त काल से रिलेटेड हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। जो गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है धनवंती, बी है भास्कराचार्य, सी ऑप्शन है चरक और डी ऑप्शन है सुश्रुत। तो धनवंती, चरक और सुश्रुत ये हैं आयुर्वेद से संबंधित हैं, पर भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, जो ये भास्कराचार्य हैं वो खगोलवेता और गणितज्ञ थे, है ना, और जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, और 29 है प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वो पहला स्टेटमेंट है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपका तीसरे नंबर का स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में कोण के ज्या सिद्धांत ज्ञात था। ये ऑप्शन भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो है, चौथा जो स्टेटमेंट है वो है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी आपका ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो सही हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो आपका ए ऑप्शन है वररुचि, बी आपका है शंकु और सी ऑप्शन है छपड़क और डी ऑप्शन है अमर सिंह। तो जो छपड़क हैं वो आपके चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक हैं, और वो जो हैं रिलेटेड किससे हैं? फलित ज्योति से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और 31 है आपका कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है अशोक महान, सी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम और जो डी ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें जो कालिदास रिलेटेड थे वो चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर का क्वेश्चन ये है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है?
वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है कौड़ी, बी ऑप्शन है दिनार, सी ऑप्शन है निस्क और डी ऑप्शन है पर्ण। तो जो दिनार है वो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन, और 33 नंबर का क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का को नाम दिया गया था। ए है कसाणपर, बी आपका दिनार, सी आपका रूपक और डी आपका निस्क। तो गुप्तकालीन जो रजत सिक्काओं गुप्तकालीन जो रजत मुद्राओं का नाम था वो रूपक था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन, और 34 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी आपका घटोत्कच ने, सी आपका समुद्रगुप्त और डी आपका है श्रीगुप्त ने। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शासक का शासक हैं जिन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, और 35 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए ऑप्शन है आपका संस्कृत, बी आपका है प्राकृतिक और सी ऑप्शन है आपका पाली और डी ऑप्शन है सौरसेनी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है, यानी प्राकृतिक है, यानी स्त्री और शूद्र जो है गुप्त काल में वो प्राकृतिक भाषा को बोलते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन, और 36 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है ना। तो वो है ऑप्शन ए अरण्य से मिलता है ना। सती प्रथा का जो अभिलेख है साक्ष्य अरण्य से प्राप्त हुआ, और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसे गोप राजा नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो इस बात को हमें याद रखना है, इसमें 3 पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है अरण्य अभिलेख से पता मिलता है, और जो ये है अभिलेख वो 510 ईस्वी का है। और इसमें जो सती हुई थी वो कौन थी, गोपराज की एक सेनापति था, उसकी स्त्री सती हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन, और 37 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त संवत की स्थापना किसने की, है ना। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है आपका चंद्रगुप्त सेकेंड और डी ऑप्शन है घटोत्कच। तो इसमें है जो गुप्त संवत का स्टार्ट किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने जब अपनी राज्यारोहण किया था 319 ईस्वी में, तब इन्होंने गुप्त संवत की स्टार्टिंग किया था, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीना है, और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर बताना है ना। ये इसमें जो है आपका ये है अशोक, तो अशोक किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका टिक हो जाएगा। और बी है इसमें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को आपका प्राक्रमण थे, तो इसमें ए आपका ए पर चला जाएगा। दूसरा है सी है जो इसमें चंद्रगुप्त सेकेंड, तो चंद्रगुप्त सेकेंड को विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, है ना। ऐसे ही स्कंदगुप्त को क्रमादित्य भी कहा जाता है ना। तो तीसरे पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह लीजिए कि जो 2 1 4 3 वाला ऑप्शन है वो सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, वो है नहरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ए ऑप्शन है गुप्त काल, और बी ऑप्शन है प्रतिहार युग, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूट और डी ऑप्शन है सातवाहन। तो नहरों को जो क्रमिक पतन हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, और 40 नंबर का क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। तो गुप्तों ने दिया था, तो इसमें गुप्त वंश सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन, और 41 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है ना। ए ऑप्शन है मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त और डी मगध। तो गुप्तों का जो काल है उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो
आपका क्वेश्चन है 42 नंबर का, और 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, है ना। ए ऑप्शन है गुप्त काल, बी ऑप्शन है मौर्य काल, और सी ऑप्शन है चोलों का काल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है जो जिसमें स्त्रियों का पुरुषों के साथ बराबरी थी, है ना। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद काल में ही आपका स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, और 43 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ए ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, बी है उपज का छठा भाग, सी है आपका उपज का आठवां भाग, और डी है उपज का आधा भाग। तो उपज का छठा भाग गुप्त काल में राजस्व की जो दर थी वो थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा पॉइंट एक याद रखना है कि गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भाग कर कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। धर्मशास्त्रों में 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो 1/6 था, है ना। धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो 1/6 थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन, और 45 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। तो ए ऑप्शन है उपज का आधा, बी आपका ऑप्शन है उपज का छठा भाग, सी आपका ऑप्शन है उपज का 1/3 भाग, और डी ऑप्शन है उपज का 1/4 भाग। तो हिंदू विधि के द्वारा उपज का छठा भाग लिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन, और 46 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो ए ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को, बी ऑप्शन है आपका सिविल अधिकारियों को, और सी ऑप्शन है आपका ब्राह्मणों को, और डी ऑप्शन है दरबारी विद्वानों को। तो गुप्त काल में जो है ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दान की जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, और 47 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ए ऑप्शन है विदक भागम, बी ऑप्शन है हिरण्य, सी ऑप्शन है उदरंग, और डी ऑप्शन है उपरनिका। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा कि विदक भागम कहा जाता था सिंचाई के कर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, और 48 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था वो हमें बताना है। तो वारंगल जो प्रसिद्ध था वो लौह के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, और 49 नंबर का क्वेश्चन है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था। तो ए ऑप्शन है सिथियन, बी ऑप्शन है हुण, और सी ऑप्शन है युची, और डी ऑप्शन है शक। तो ये जो तोड़माड़ था वो हुण जातियों का दल था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 50, और 50 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए ऑप्शन है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष के बारे में, बी ऑप्शन है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, और सी ऑप्शन है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और आपका डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इसमें स्टेटमेंट एक दिया है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट पहला सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा आपका है स्टेटमेंट, उनका प्रशासन नैतिक
नितांत केंद्रीय था, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तो यानी कि 1 और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, और 52 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ, तो ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ईरान में, और सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, और डी ऑप्शन है भारत में। तो शतरंज का जो खेल का उद्गम हुआ वो भारत में हुआ है ना। और जो शतरंज का खेल है वो भारत में गुप्त काल के दौरान ही उद्भव हुआ था, जिसे जो है किस नाम से जाना जाते थे, तो वो कहते थे उसे चतुरंग, है ना। और भारत से ही ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचाई है। दोस्तों गुप्त काल के इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे 53 नंबर के क्वेश्चन से आगे वाले, और गुप्त काल के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तब तक के लिए बाय दोस्तों।